बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में हम लोग आखिरी टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। जो टॉपिक चल रहा था, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा है, वो डिफेक्ट्स हम लोगों ने स्टार्ट कर लिए थे। डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स ये स्टार्ट हो चुके थे। इनका क्लासिफिकेशन हो चुका था और क्लासिफिकेशन में जो टाइप्स निकल के आए थे, पॉइंट डिफेक्ट क्या है, लाइन डिफेक्ट क्या है, या स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, इम्प्योरिटी क्या है, ये सब खत्म हो चुका था। और साथ में हम लोगों ने पॉइंट डिफेक्ट के अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आता है उसके अंदर फिर दो थे, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल, उनको भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो लेक्चर को पहले देखिए और फिर आप इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करिए। हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के खत्म होने के बाद आप अब हेडिंग डालेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो निकालिएगा कॉपी और पेन, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, तैयार हो जाइए प्यारे से अच्छे से नोट्स बनाने के लिए और डालिएगा हेडिंग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बेटा जी, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, हमने इसमें बताया था जो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट वाले क्रिस्टल का एम्पेरिकल फार्मूला होता है, वो एम्पेरिकल फार्मूला डिफेक्टेड क्रिस्टल का नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया था, अगर हम फेरस ऑक्साइड का फार्मूला लें जो कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन का होता है, तो यहां पर Fe और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 का होता है। लेकिन जो डिफेक्टेड क्रिस्टल होता है वहां पे जो आयरन ऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन जो आयरन होते हैं इनके X होते हैं और X की वैल्यू 0.92 से लेकर के 0.98 तक वैरी करती है। मतलब कहने का ये हुआ 1:1 से कम होता है ये रेशियो, किसमें? डिफेक्टेड क्रिस्टल में या एक्चुअल क्रिस्टल में। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कह सकते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको लिखाया जा चुका है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला चेंज हो जाता है, यानी स्टोइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, अब स्टोइकियोमेट्री अगर डिस्टर्ब हुई है और हम आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ रहे हैं, तो स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होने का मतलब या तो जो मेटल यानी कैटायन है वो बढ़ गया होगा, रेशियो जो है मेटल यानी कैटायन ऑब्लिक एनायन, इनके नंबर वाइज बात कर रहे हैं, कैटायन ऑब्लिक एनायन, और कैटायन किसका बनता है? मेटल का बनता है। तो मेटल आयन ऑब्लिक एनायन कर लें तो भी चलेगा, या तो आप कैटायन ऑब्लिक एनायन करो नंबर वाइज, या मेटल ऑब्लिक एनायन करो, मेटल आयन ऑब्लिक एनायन। तो या तो ये रेशियो बढ़ जाएगा पहले से या फिर ये रेशियो घट जाएगा। तो जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम पहली कैटेगरी ले सकते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी हम ले सकते हैं वो हो सकती है मेटल एक्सेस। मतलब कहने का ये हुआ नंबर ऑफ कैटायन अपॉन नंबर ऑफ एनायन का रेशियो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब मेटल एक्सेस होने की दो वजह हो सकती हैं। दो वजह कौन कौन सी हो सकती हैं भाई? एक क्या है, एक कैटायन है और नीचे क्या है? एनायन है। ये रेशियो बढ़ाना है, ये रेशियो बढ़ाने के लिए इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको कम कर दो, यानी एनायंस कम कर दो, या इसको कांस्टेंट करते हुए इसको बढ़ा दो, यानी कैटायंस को बढ़ा दो। तो मेटल एक्सेस में दो रीजंस होते हैं, एक तो होता है ड्यू टू एनायन वैकेंसी और दूसरा होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट। तो बेटा जी क्या करेंगे हम लोग, जो मेटल एक्सेस है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में, इसमें लिखेंगे इट कैन बी ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस। इट कैन बी ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस में पहला है ड्यू टू एनायन वैकेंसी। बहुत कॉमन है ये,
कॉमन किसमें है? इन एल्कली मेटल हैलाइड्स, NaCl, CaCl, इनमें ये बहुत कॉमन है। KCl, LiCl, इनमें बहुत कॉमन होता है। जरा ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास क्रिस्टल था और ये क्रिस्टल इस तरीके से हम बना रहे हैं Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। NaCl का क्रिस्टल ले रहे हैं, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर से Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इनको हम लैटिस साइट्स की फॉर्म में दिखा रहे हैं, मतलब हमने ये सर्कल्स ले लिए, मतलब ये लैटिस साइट्स हैं। ये NaCl का क्रिस्टल था। जब इसको हीट किया जाता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, तो क्या होता है? जब सोडियम वेपर्स को आप हीट करोगे, भाई इसके साथ में क्या होगा? एक तरफ तो ये आइडियल क्रिस्टल है, ये आइडियल है, इसको हीट किसके साथ किया हमने? इसको हमने हीट किया सोडियम के साथ। अच्छा, जो सोडियम होता है ये सोडियम के साथ हीट किया, सोडियम कन्वर्ट हो जाता है Na+ और साथ में क्या होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जो Na+ होते हैं ये इसकी सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं। किसकी सरफेस पे? क्रिस्टल की सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं। और Na+ जब सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं तो Cl नेगेटिव आयंस के बाहर डिफ्यूज होने का पोटेंशियल बन जाता है। तो Na पॉजिटिव सरफेस पर इकट्ठे होते हैं और वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसको? Cl नेगेटिव आयंस को। तो क्या होगा? इस तरीके से ये चीज और ये क्रिस्टल के बाहर आकर के क्या करेंगे? NaCl कहां बनाया? आउटसाइड द क्रिस्टल। और इस तरीके से ये क्या होगा? Cl नेगेटिव जब बाहर आ जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, यानी एक एनायन बाहर निकल गया। जब ये जगह खाली हो गई, एक नेगेटिव आयन भी चला गया, तो इससे क्रिस्टल पर अब ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया। और जो इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंसेस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर कर जाता है। तो समझ गए आप क्या किया? ये हमारे पास NaCl का क्रिस्टल था, इसको हीट किया, साथ में हीट किया था, हीट किया, जब हीट करेंगे तभी ऐसा होगा, Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। Na पॉजिटिव इसकी सरफेस पे इकट्ठे होंगे, Cl नेगेटिव आयंस के डिफ्यूजन का एक पोटेंशियल डेवलप होगा, Cl नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा और ये Na पॉजिटिव आयन बाहर क्रिस्टल के बाहर NaCl बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर कर जाएगा। इस तरीके से ये तो आइडियल क्रिस्टल था, आइडियल। और जो डिफेक्टेड होगा उसमें आपको क्या मिलेगा? डिफेक्टेड में आप देखेंगे Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-। इस तरीके से ये क्रिस्टल अब कैसा है? ये है डिफेक्टेड क्रिस्टल। अभी डिफेक्टेड हुआ नहीं है, इस जब Cl- को हटा दोगे तब ये क्रिस्टल कैसा हो गया? डिफेक्टेड। इस लाइन को थोड़ा बाहर की तरफ कंसीडर करिएगा। Cl-, Na+ और ये यहां पर क्या इंट्रैप कर गया? इलेक्ट्रॉन इंट्रैप कर गया। तो ये जो है ये डिफेक्टेड क्रिस्टल है। और जब इलेक्ट्रॉन इंट्रैप कर जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो व्हाइट लाइट होती है उसके साथ छेड़खानी करता है, एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा। और जब भी ऐसा होने लगता है तो वहां पर क्या होगा? आपको कलर मिलेगा। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन यहां इंट्रैप कर जाता है तो इसको हम नाम देते हैं F सेंटर। F सेंटर, F का मतलब होता है FARBE और इस फार्बे का मतलब होता है CO, मतलब कलर इसका मीनिंग होता है। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अब ये जो क्रिस्टल होता है ये लाइट येलो या लाइट ब्राउन कलर का हो जाता है, जबकि पहले कैसा था? NaCl जब आइडियल था तो ये वाइट था। तो कलर किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन इन लैटिस साइट को हम कहते हैं F सेंटर यानी फार्बे सेंटर, जिसका मतलब होता है कलर। कोई और लैंग्वेज है, ग्रीक, फ्रेंच, पता नहीं कोई होगी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इनमें से कोई, यही चलती है जनरली, इनमें से कोई लैंग्वेज होगी तो उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या होता है? कलर होता है। बड़े कॉमन क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है,
जब हम NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स के साथ हीट करते हैं तो ये लाइट येलो कलर का हो जाता है, क्यों? तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक नंबर में अगर आता है तो आपको एक लाइन लिखनी है, बस एक लाइन में क्या लिखना है, फ्यू Cl नेगेटिव आयंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल to maintain electrical neutrality of the crystal. Electron entraps in lattice site. These electrons produce color due to vibrations. Hence, crystal becomes light yellow and electron in lattice site is called as epicenter. यही क्वेश्चन पूछा गया है, एपिसेंटर क्या होता है। तो बड़े कॉमन हैं ये क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे NaCl को सोडियम के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में हीट किया तो ये लाइट येलो हो गया, ऐसे ही जब लिथियम क्लोराइड LiCl को लिथियम वेपर्स के साथ हीट करते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है ड्यू टू सेम रीजन। जब KCl क्रिस्टल पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं इन पोटेशियम वेपर्स तो वो वायलेट कलर का हो जाता है ड्यू टू सेम रीजन। सब कुछ सेम ही होता है। तो लिखिएगा ड्यू टू एनायन वैकेंसी में व्हेन, फटाफट लिखिए, व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, फुल स्टॉप के बाद या कॉमा लगा के, Na पॉजिटिव एड्सॉर्ब्स आर एड्सॉर्ब कर दो, आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ NaCl क्रिस्टल, फुल स्टॉप के बाद फ्यू Cl नेगेटिव आयंस डिफ्यूज फ्रॉम द क्रिस्टल, रिएक्ट विद Na पॉजिटिव which is outside the crystal to form NaCl, फुल स्टॉप के बाद the lattice site which becomes empty due to diffusion of Cl negative is occupied by electron, फुल स्टॉप के बाद this electron produces color due to vibrations, मतलब एनर्जी, वो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी भी कर सकते हो, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड कॉल्ड एज एपिसेंटर। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर। फुल स्टॉप के बाद क्रिस्टल अपीयर्स लाइट येलो, नई लाइन से लिखेंगे, व्हेन LiCl लिथियम क्लोराइड, व्हेन LiCl is heated with lithium vapors it becomes pink in color due to same reason, फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, when KCl crystal is heated with potassium vapors it becomes violet in color due to same reason। तो ये हो गया बेटा जी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में पहला चल रहा है मेटल एक्सेस, और मेटल एक्सेस के दो रीजन्स होते हैं, उसमें जो पहला रीजन था ड्यू टू एनायन वैकेंसी वो खत्म हो गया, इसी में होगा दूसरा ड्यू टू, अभी बताते हैं, दूसरा रीजन होता है बेटा इसका ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। देखो बेटा होता क्या है, ZnO का क्रिस्टल होता है, जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हर जगह क्या होगा, Zn+2, ये क्रिस्टल ले लेते हैं, ऑक्साइड आयंस Zn+2 ऑक्साइड आयंस, फिर से
इस तरीके से ये क्रिस्टल हमारे पास है। जब इस क्रिस्टल को हीट मिल जाती है, नेचुरली भी मिल सकती है और हीट किया भी जा सकता है, तो होता क्या है, क्रिस्टल का ही कुछ पार्ट आप एज्यूम कर लो। यहाँ पर क्रिस्टल का थोड़ा सा और पार्ट था, उसमें थे क्या, ये ZnO थे, Zn+2 प्लस O-। ध्यान देना, ये हमने एक यूनिट ले ली, फार्मूला यूनिट ZnO की, जो कि यहाँ कोई क्रिस्टल था, यहाँ पर थी। अब होता क्या है, ये जो ऑक्साइड आयंस होते हैं, ऑक्साइड आयंस क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और क्या बनी, हाफ O2, और O2 जो है वो कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में, और साथ में ये Zn+2 जो थे वो अभी भी मौजूद हैं। तो होता क्या है, जो Zn+2 होते हैं, क्रिस्टल का ही कुछ पार्ट था ये Zn+2, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों कहाँ चले आएंगे, चलो ये इतनी लंबी लाइन आप बनाओगे तो ठीक नहीं रहेगा वहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये लिख दोगे सीधे सीधे आप लिखोगे ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट, फिर आप लिखोगे व्हेन जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल इज हीटेड, उसके बाद डैश लगा के ये रिएक्शन, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। फुल स्टॉप के बाद या इसके बाद लिखेंगे दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड जिंक आयंस, these electrons and zinc ions occupy या occupy ही लिख दो, occupy interstitial sites, तो यहां कहीं पे आ गए Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, प्लस क्या है यहां पर, ये हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी ले लिए। तो इस तरीके से हम कहेंगे ये कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इंटरस्टिशियल साइट। बेटा अब होता क्या है, अब फिलहाल जो क्रिस्टल का पार्ट था वो तो हो गया गायब, भाई क्रिस्टल में था ही क्या, जिंक आयन थे और ऑक्साइड आयन थे, ऑक्साइड आयन ने O2 बनाई, चले गए, जिंक आयन यहां पर आ गए, तो जो पार्ट चला गया उसको तो छोड़ दो, आपके पास तो फिलहाल अब ये मौजूद है। जब ये मौजूद है तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो कि डिफेक्टेड क्रिस्टल है, तो इसमें आप क्या पाओगे, ये क्रिस्टल कैसा है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, क्योंकि यहां पर कैटायंस का नंबर ज्यादा है एनायंस के नंबर से, राइट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया, मतलब यहां का एम्पिरिकल फार्मूला चेंज हो गया, और एम्पिरिकल फार्मूला चेंज होने में क्या है, मेटल एक्सेस है, और मेटल एक्सेस की वजह क्या दिखाई दे रही है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो आपने लिख लिया है, पूरा ये डायग्राम बना लिया होगा, और ये क्रिस्टल होता है, जो इसका कलर होता है वो भी लाइट येलो हो जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ZnO क्रिस्टल है वो लाइट येलो या लाइट ब्राउन क्यों अपीयर होता है, तो आपको यही आंसर देना होगा कि जो कुछ जिंक ऑक्साइड फार्मूला यूनिट्स होती हैं वो इस तरीके से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है हीट की वजह से। ऐसा तभी होगा जब क्रिस्टल को हीट मिलेगी नेचुरली, या आप हीट करोगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स और जिंक आयंस हैं ये कहाँ चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स में, और कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि जिंक आयंस फ्री हैं मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं मूव करने के लिए, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से यहाँ पर कलर भी आपको दिखाई देगा। तो ये मेटल एक्सेस खत्म हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल डेफिशिएंसी या मेटल डेफिसिट। देखो बेटा, मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, ये जो रेशियो है कैटायंस का नंबर अपॉन एनायंस का नंबर, ये घटेगा, डिक्रीजेस, ये घटेगा। फिर से मैथमेटिकली अगर हम देखें, इस रेशियो के घटने की 2 वजह हो सकती हैं, ये कांस्टेंट रहे, ये कम हो जाए, मतलब ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, या अगर ये कांस्टेंट रहे और एनायन बढ़ जाएं,
यानी ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, ये सेकंड वाला नहीं होता है। ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कैटायन तो पॉसिबल है जब हम मेटल एक्सेस की बात करते थे, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है और छोटा साइज कैटायन का है, इसलिए वो इंटरस्टिशियल साइट्स में जा सकता है। एनायन का साइज बड़ा है, जो वहाँ की इंटरस्टिशियल साइट्स होंगी, जो वॉइड्स होंगे, उनसे इसका साइज बड़ा है, तो एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट, तो आप लिखोगे साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन इंटरस्टिशियल साइट्स, hence anion cannot be fitted in interstitial site and it is not possible। ठीक है, तो इसका एक ही रीजन होगा। तो मेटल डेफिशिएंसी में बस आप एक चीज लिख दो, रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायंस अपॉन नंबर ऑफ एनायंस डिक्रीजेस। रेशियो नंबर ऑफ कैटायंस अपॉन नंबर ऑफ एनायंस डिक्रीजेस। स्टोइकियोमेट्री तो डिस्टर्ब होगी ही, और इसमें क्या होगा, ये रेशियो घट जाएगा, डिक्रीजेस। इसके बाद इट इज ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, इट इज ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, जो आइडियल होता है वो तो होता है FeO, और जो डिफेक्टेड होता है आयरन का ऑक्साइड। यहां पर बेटा आपको बता दें, पक्का है आयरन कौन सी स्टेट में होगा, +2, और ऑक्सीजन यहां पर होगा -2। जो डिफेक्टेड है वहां पर ये होता है FeXO, और जो X की वैल्यू होती है वो लगभग 0.95 के करीब होती है। ऐसा नहीं है कि 0.95 ही होगी, 0.95 से भी थोड़ी कम या 0.95 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लगभग ये वैल्यू होती है। तो सीधी सी बात है, ये रेशियो क्या हो गया, घट गया। यहाँ 1 है और यहाँ 0.95 ही है, तो ये रेशियो घट गया। यहाँ पे बेटा जी आपको बता दें, आयरन +2 वाले भी होंगे, कॉमा लगा दिया यहाँ पे, आयरन +3 वाले भी होंगे, और ऑक्साइड्स जो होंगे वो -2 वाले होंगे। अभी आपको समझाएंगे ऐसा कैसे हुआ। मान लो ये हमारे पास क्रिस्टल था, इस तरीके से हमने बनाया, Fe+2 O-, Fe+2 O-। ये हमारे पास आइडियल क्रिस्टल था। लैटिस साइड्स को शो कर देते हैं, सर्कल से ये दिखाई जाती हैं। अब क्या हुआ, ये एक यहाँ से चला गया, तो ये जो बना है इसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी लैटिस साइट। अच्छा, अब क्रिस्टल कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो नहीं सकता, न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है, कुछ आयरन +2 से कहाँ चले जाते हैं, +3 चले जाते हैं। भाई आपको 2 चार्ज जो था वो चला गया प्लस का, तो आपने 2 जगह पर +2 से क्या कर दिया, +3 कर दिया। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे, ये है या ये है एनायन, सॉरी एनायन नहीं है, ये कैटायन है, कैटायन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो बेटा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो होगा, इसकी हमने वजह आपको बताई थी, इट इज़ ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। फिर ये हमने एग्जाम्पल लिया। आप इसमें देखो, एक पहली चीज जो याद रखेंगे, ये वहीं पॉसिबल है जहां पर कैटायन की वेरिएबल वैलेंसी पॉसिबल है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। और ऐसा कहाँ होता है, डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी बहुत कॉमन है। तो आप पहला पॉइंट यहां पर यही लिखेंगे, दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स बिकॉज दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आप ये सब लिखेंगे और नई लाइन से लिख देंगे, few Fe+2 are missing from
the crystal and to maintain electrical neutrality of the crystal, few Fe plus 2 are converted to Fe plus 3. Few Fe plus 2 are converted to Fe plus 3. तो बेटा जी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी खत्म हो गया। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक खत्म कर लिया, हम लोगों ने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक खत्म कर लिया। रह कौन सा गया है? रह गया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लेकिन यहां से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वहां पर भी आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। आप क्वेश्चन बहुत फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन में दिया गया है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज, empirical formula of iron oxide is Fe 0.95O. empirical formula of iron oxide is this one. full stop के बाद calculate the percentage of Fe plus 3 and Fe plus 2 in the crystal. देखो क्वेश्चन में कहा गया कि जो रेशियो है ये 1:1 से कम है। बहुत सीधी सी बात है, डिफेक्टेड है क्रिस्टल। डिफेक्टेड है तो ये बात भी पक्की है, अगर क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो आयरन +2 के अलावा +3 में भी होंगे। तो हमें +2 और +3 वालों की परसेंटेज बतानी है। तो कैसे हम, देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, Fe 0.95 है और ये O है। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये 95 हो जाएंगे, O 100 हो जाएंगे। टोटल आयरन 95 है, ऑक्सीजन कितने हैं 100। हमने मान लिया लेट से Fe plus 2 जो है 95 में से, या Fe plus 3 जो हैं वो X हैं, तो देन Fe plus 2 कितने हो जाएंगे, ये होंगे 95 माइनस X, राइट। कॉन्सेप्ट इसका रहेगा, कॉन्सेप्ट यही है, क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्रिस्टल को हमें कैसा मान के चलना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मान के चलना है, यानी इस पर जो ओवरऑल चार्ज मानना है वो 0 मानना है। अब जरा ध्यान देना, Fe plus 3 वाले कितने हो गए X, Fe plus 2 वाले कितने हो गए, ऐसे लिख लेते हैं, +2 वाले हो गए 95 माइनस X, इसको भी ले लिया ब्रैकेट में, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, और टोटल क्रिस्टल पे चार्ज कितना रखना है, 0 रखना है। ध्यान देना, +3 इंटू X, यहां पे ध्यान दें, प्लस, भाई जब चार्ज तो ऐड ही किया जाएगा ना, यहां पर मल्टीप्लाई भले ही है लेकिन वो तो फार्मूला है, जब हम चार्ज की बात करेंगे तो वो तो ऐड किया जाएगा। 95 इंटू +2, फिर देखो X को देखते हैं, 95 माइनस 2X, इस पे आते हैं, प्लस -2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंटू ये कितने हैं 100 इज इक्वल टू चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो कुल मिला के ये कितने बने 3X। इस लाइन को फिर से एक बार देख लो, क्रिस्टल पर ओवरऑल चार्ज कितना रखना है 0। आयरन +3 वाले X हैं तो X को +3 से मल्टीप्लाई किया। 95 माइनस X किस में है, +2 में है। तो इसको देखो, हम एक काम करते हैं, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी +2 को ले लिया और इसको मल्टीप्लाई किससे होगा 95 माइनस X से होगा। अभी समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीजन -2 वाले 100 हैं, 0 रखा, 3X ये हो जाएंगे, प्लस चलो अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 190 ये हो जाएंगे, 190 हो गए, -2X माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये कितना बचा, ये X बचा, X इज इक्वल टू, ये यहां पर माइनस का 10 बचेगा, उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। तो X की वैल्यू 10 आ गई, मतलब जो 95 आयरन के एटम्स हैं या आयंस हैं, 95 आयरन के जो आयंस हैं उनमें से 10 आयन कौन से होंगे +3।
तो अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ Fe+3 अगर निकालेंगे तो Fe+3 का नंबर कितना है 10, कितने में से हैं 95 में से, इंटू 100। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं खत्म हुआ, क्वेश्चन अब खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से ये परसेंटेज किसकी मिल जाएगी आपको, Fe+3 की। और परसेंटेज ऑफ अगर आप Fe+2 निकालेंगे तो वो आएगी, Fe+2 हैं कितने हैं, Fe+2 देखो हमने कहीं लिखे 95 माइनस एक्स, यानी कितने हो जाएंगे 85/95 इंटू क्या होगा 100। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेटा जी पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर तीसरा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी हमें दो जगह पढ़ना है, एक आयनिक क्रिस्टल्स में और दूसरा पढ़ना है इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स। तो कोवेलेंट क्रिस्टल्स का जो एग्जाम्पल होता है जहां पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो बेटा जी ये डिफेक्ट हमें तब समझ में आ जाएगा, दरअसल हमें करना क्या है, हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो सेमीकंडक्टर्स ये टॉपिक ही फिजिक्स का है, बट हमें ये पढ़ना पड़ेगा अगर हमें ये डिफेक्ट समझना है तो ये वाला तो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, और ये वाला हम जब आपको पढ़ाएंगे तो हमें पूरे सेमीकंडक्टर्स उठाने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक होते हैं। तो वहाँ जा कर के आपको समझ में आ पाएगा कि ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे इसमें आता है। वैसे आपको ये तो याद ही होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर NaCl में Na की जगह पर कुछ Al ट्रिपल पॉजिटिव आ जाएं या कुछ Sr+2 आ जाएं, तो जब कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस आ जाते हैं क्रिस्टल के अंदर तो उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, कोवेलेंट क्रिस्टल्स में भी होगा, वो हम आपको बाद में बता देंगे। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट जानबूझ के लाया जाता है। जैसे है क्या, NaCl का क्रिस्टल है, अब इसके अंदर कंडक्टिविटी तो होती नहीं है, क्योंकि फ्यूज्ड स्टेट में कंडक्टर तो होगा बट सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर नहीं होगा। तो इसकी कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ Na पॉजिटिव को रिप्लेस कराते हैं Al ट्रिपल पॉजिटिव से या Sr+2 से। मतलब Na पर एक प्लस चार्ज था, उसको हम रिप्लेस कराएंगे ऐसे कैटायन से जहां पर प्लस का चार्ज इससे ज्यादा होगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखेंगे। और जो इम्प्योरिटी हम ऐड कराते हैं इट इज कॉल्ड एज डोपिंग, DOPING, डोपिंग कहते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट की डेफिनेशन तो पहले ही लिख चुके हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स। आप यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस so as to change its properties, so as to change its properties is called doping, is called क्या कहेंगे, डोपिंग। पहला एग्जांपल लेते हैं, when NaCl crystal is doped with MgCl2 ले लो। बेटा जी एनायन तो सेम है, तो एनायन की तो डोपिंग हुई नहीं, डोपिंग किसकी मानी जाएगी, कैटायन की। तो हमने मान लिया, लेट्स से नंबर ऑफ Mg+2 जो डोप किए गए, डोप्ड, अगर इनका नंबर x है, हमने x Mg+2 को डोप कर दिया। बेटा जी ये +2 चार्ज है, तो नंबर ऑफ Na+ एक्सट्रैक्टेड कितने बाहर आए होंगे, बहुत सीधी सी बात है 2x आए होंगे, क्योंकि हमें क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है। अगर आपने x Mg+2 डोप किए हैं तो 2x Na पॉजिटिव को बाहर आना पड़ेगा। 2x लोग बाहर आ गए, x लोग अंदर आ गए, तो यहां पर जो बैकेंट साइट्स बन जाएंगी, एम्प्टी साइट्स, बैकेंट साइट्स, या इन्हें हम क्या कहते हैं, होल्स भी कहते हैं। ये कितने होंगे, जितने लोग बाहर आए माइनस जितने लोग अंदर गए, यानी कितने बनेंगे, x बनेंगे। बस इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है यहां से, व्हेन NaCl क्रिस्टल
is doped with AlCl3. Let's say number of AlCl3 doped या Al triple positive doped, अगर ये x है तो नंबर ऑफ Na प्लस एक्सट्रैक्टेड ये होंगे 3x, 3 यूनिट चार्ज है इसलिए, तो नंबर ऑफ होल्स जो बनेंगे वो होंगे जितने बाहर आए माइनस जितने अंदर गए, यानी कितने बन जाएंगे 2x। यहीं से न्यूमेरिकल बनेगा, लिखिएगा न्यूमेरिकल, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल में आप लिखें NaCl crystal is doped with NaCl crystal is doped with क्वेश्चन है NaCl crystal is doped with 10 to the power -3 मोल परसेंट AlCl3, 10 to the power -3 मोल परसेंट AlCl3, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर मोल ऑफ NaCl, कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर मोल ऑफ NaCl। बेटा जी जो ध्यान दें, बहुत ध्यान दें, पहले तो हम ये देख लेते हैं नंबर ऑफ AlCl3 या Al ट्रिपल पॉजिटिव जिनकी डोपिंग हुई, बस इसकी कैलकुलेशन में ही थोड़ा लोचा है, लैंग्वेज में ही थोड़ा लोचा है। नंबर ऑफ Al ट्रिपल पॉजिटिव डोप्ड ये कितने हैं 10 to the power -3 मोल 3% ऑफ 1 मोल। ये स्टेटमेंट अगर समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कहा गया NaCl क्रिस्टल को डोप कराया 10 to the power -3 मोल परसेंट ऑफ AlCl3 से। परसेंट किसका निकालोगे भाई, NaCl के जितने मोल हैं उसी का तो परसेंट निकालोगे। तो आपसे पूछा है पर मोल ऑफ NaCl कितने होल्स बनेंगे। पर मोल का मतलब 1 मोल अगर NaCl है तो उसमें 10 to the power -3% क्या कर दिया गया, वो Al ट्रिपल पॉजिटिव से डोपिंग करा दी गई। नंबर ऑफ Al ट्रिपल पॉजिटिव डोप्ड कितने होंगे 10 to the power -3% ऑफ 1 मोल, यानी कितना आ जाएगा 10 to the power -3% है तो 100 से डिवाइड करेंगे 1 मोल, तो ये बनेगा 10 to the power -5 मोल। इतने मोल डोप करा दिए गए इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 10 to the power -5 मोल को बदल लिया हमने नंबर में, 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई करोगे 6.022 इंटू 10 to the power 18 ये हो जाएंगे। इतने हमने डोप कराए क्या Al ट्रिपल पॉजिटिव। और होल्स कितने बनते हैं, अगर Al ट्रिपल पॉजिटिव आप डोप कराते हो कितने x, तो होल जो बनते हैं वो 2x बनते हैं। तो नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड ये होंगे 2 इंटू नंबर ऑफ Al ट्रिपल पॉजिटिव जिनकी डोपिंग कराई गई, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 18 यानी 1.2 इंटू 10 to the power 19 हो जाएंगे। ये तुम्हारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये डिफेक्ट्स को हम लोगों ने ख़त्म किया, डिफेक्ट सारे ख़त्म हो गए। बस एक बच्चा है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स, वो आपको तब बताएंगे जब हम आपको समझाएंगे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। अच्छा, कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। ये 2 डिफेक्ट्स और लिए गए हैं, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट टर्म कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर क्रिस्टल में वैकेंसी हो जाए। वैकेंसी डिफेक्ट टर्म एक कॉमन टर्म है, कोई स्पेशल डिफेक्ट के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर जो लैटिस साइट्स हों वो वैकेंट दिखाई दें। कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं लैटिस साइट्स वैकेंट, जैसे कि शॉर्टकी डिफेक्ट में दिखाई देती हैं, या जब आपने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा था, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपने पढ़ा था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का
जो रीज़न था वो था ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, वहाँ पर भी वैकेंसी डिफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एक टर्म यूज़ होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट टर्म वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में आयन मौजूद हो, जैसे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में यूज़ कर सकते हो, या जब हमने पढ़ा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो बेटा ये सारे टर्म्स होते हैं जो यूज़ हो सकते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में भी यूज़ होते हैं और स्टोइकियोमेट्रिक में भी ये यूज़ होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट डोपिंग में भी तो है, क्योंकि डोपिंग में भी तो होल्स बनते हैं, तो ये सारे टर्म्स वहाँ पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो डिफेक्ट्स खत्म हो गए। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें एक तो ये सेमीकंडक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, जितना सोचा था उससे कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर हो गया, 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा हो गए। एक तो हमें पढ़ना पड़ेगा सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा हमें सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। हालांकि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जब केमिस्ट्री के सिलेबस से हटा दी गई हैं, जिसे डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और छोटी सी हैं। इसके बाद हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल से 1 या 2, एक बड़ा लेक्चर आएगा या 2 छोटे छोटे लेक्चर आएंगे। 100% 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा। तो बस इसको आप तैयार करिए अच्छे से, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, प्रमोट करने के लिए, ताकि और अच्छे से सर्व कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।